हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात अगर राजनीति की हो ही रही है तो देश के सबसे बड़े सियासी संग्राम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सियासी घमासान के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अहम इसीलिए क्योंकि आज राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट खेमे की तरफ से दायर याचिका पर फैसला आ सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट को आज इस बात पर फैसला सुनाना है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए दिया गया नोटिस सही है या नहीं। फैसला या तो ना होगा या हाँ। कोर्ट का फैसला अगर हाँ हुआ यानी नोटिस सही है तो सचिन पायलट समेत सभी 19 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। इस हालात में सरकार पर क्या असर होगा? राजस्थान की 2 सदस्यों वाली विधानसभा में बागी 19 विधायक कम हो जाएंगे और तब कुल सदस्य 181 माने जाएंगे। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा होगा 91, जबकि गहलोत गुट के पास अभी 101 सदस्यों का समर्थन है, यानी बहुमत आसानी से साबित हो जाएगा। दूसरी सूरत है हाईकोर्ट का फैसला नोटिस को गलत करार दे तो पायलट गुट के सभी बागी 19 विधायकों की सदस्यता बच जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हालात से निपटने के लिए सीएम अशोक गहलोत एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। गहलोत विधानसभा में बहुमत साबित करने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में बागी गुट के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पहला तो बहुमत साबित करने से पहले कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी की जाएगी और तब बागी गुट उसका उल्लंघन कर सरकार के खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा और सदस्यता खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर ये विधायक सदन में आए तो इनमें से कुछ के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की वजह से उनको गिरफ्तारी का डर भी रहेगा। ऐसे में इन सभी के सामने ये विकल्प रह जाएगा कि ये बहुमत साबित करने से पहले खुद ही विधायक पद से त्याग पत्र दे दे। यानी सियासत के जादूगर अशोक गहलोत ने हर तरफ से बागी खेमे की घेराबंदी कर दी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा का छोटा सत्र बुलाने की तैयारी कर रखी है। राजनीति के धुरंधर अशोक गहलोत मौजूदा हालात का पूरा फायदा उठाकर तमाम बागियों को कम से कम अगले 6 महीने के लिए चुप करा देने की बाजी सजा चुके हैं। नमस्ते भारत में अब वक्त है विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की खातिरदारी में लगी यूपी पुलिस पर आपको अपडेट देने का। जय वाजपेयी पर अचानक से यूपी में कानपुर की पुलिस मेहरबान होती हुई दिखाई दी। ये दोनों तस्वीरें एक ही कहानी के 2 पहलू हैं। इस कहानी के 2 किरदार हैं, कानपुर पुलिस और विकास दुबे का करीबी जय वाजपेयी। किरदारों की भूमिका समझने से पहले आईपीएस अमिताभ ठाकुर का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में लिखा है कि सूचना अनुसार ये जय वाजपेयी है जिसे कानपुर नगर पुलिस ने घर लाकर ससम्मान छोड़ा। इसके बारे में एसटीएफ के हवाले से कहा गया कि वो विकास दुबे का खासम खास और मुख्य खजांची था। उसने विकास के भागने का इंतजाम किया आदि। ये देखुनार शहीद पुलिस वालों की आत्मा भी अवश्य ही तड़प रही होगी, कष्टप्रद। इस ट्वीट के साथ अमिताभ ठाकुर ने ये वीडियो भी शेयर किया था। वीडियो में पुलिस की जीप, 3 पुलिस वाले और सफेद टी शर्ट हाफ पैंट में एक शख्स दिख रहा है। 2 पुलिस वाले रोड की दूसरी तरफ से आते दिख रहे हैं। इस बीच सफेद टी शर्ट पहना शख्स पुलिस जीप के पास खड़ा है, जिससे 3 पुलिस वाले बात करते दिख रहे हैं। जय वाजपेयी को बाइज्जत घर छोड़ने की तस्वीरें सामने आई तो पुलिस पर सवाल उठे। जय वाजपेयी को फिर से हिरासत में लिया गया। जय वाजपेयी को 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का खजांची बताया जाता है। आरोप ये भी है कि जय वाजपेयी ने ही बिकरू हत्याकांड के बाद विकास के भागने का इंतजाम किया था। कुछ दिनों पहले यूपी एसटीएफ से हटाए गए अनंत देव तिवारी के साथ जय वाजपेयी की ये तस्वीर भी खूब चर्चा में थी। तो दिल्ली की खबर आपका कर रही है इंतजार, लेकिन उससे पहले गुना में क्यों हुआ है बवाल, हमारी ये खबर देगी पूरी जानकारी। एक पुलिस की उच्च अधिकारी भीड़ के सामने हाथ जोड़ रही हैं। अपने घर जाओ सब लोग, सब अपने घर जाओ, अपने घर जाओ सब लोग, सब अपने घर जाओ। जंगल के बीचों बीच 2 शख्स एक दूसरे को मुंडी उतारने की धमकी दे रहे हैं। फेंक दे मुंडी, मुंडी फेंक, मुंडी फेंक, मुंडी नहीं, मुंडी फेंक, तू रुक जा अभी यार। तस्वीरें एमपी के गुना की है। ये पूरा विवाद 10,000 हेक्टेयर की जंगल की जमीन पर कब्जे का है। जमीन पर कब्जे के लिए गुना के डोबरा बीलखेड़ा में आदिवासी और एक समुदाय के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 300 से ज्यादा आदिवासियों ने विरोधी पक्ष पर हमला कर दिया। आदिवासियों पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ पैर काट डाले, 8 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हमारे बच्चों को इस कदर काटे हैं कि कुल्हाड़ियों से, और 300 गोखने चल रही साहब, हम हमारी जान कैसे बचाएं। थानेदार साहब पहुंच गए, वहाँ पे दरोगा जी पहुंचे, दरोगा जी ने 4 फायर करे उनके ऊपर, लेकिन फिर भी दरोगा जी को खुद को जान बचाना मुश्किल पड़ गई।
गंभीर हिंसा और आरोपों के बावजूद आदिवासी समुदाय के लोग प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए फतेहगढ़ थाने का घेराव करने पहुंच गए। उन्मादी भीड़ के आगे प्रशासन को हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन आदिवासी घर जाने को तैयार नहीं थे। अपने घर जाओ सब लोग, सब अपने घर जाओ, अपने घर जाओ सब लोग, सब अपने घर जाओ। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। घटना की जानकारी तुरंत आला अधिकारियों को दी गई। गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक 4 थानों की अतिरिक्त पुलिस फोर्स लेकर फतेहगढ़ पहुंचे और मामले को शांत करवाया। नमस्ते भारत में अब वक्त है जमीन विवाद पर 2 गुटों में हुए हिंसक झड़प पर अपडेट का। घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहां जमीन को लेकर 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हो गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस अतिरिक्त बलों को यहां पर बुलाना पड़ गया। एमपी के रीवा में जमीन विवाद को लेकर हो रही हिंसक झड़प की ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में एक लड़का दूसरे गुट पर पत्थर फेंक रहा है और दूसरी तस्वीर में महिलाएं हाथ में पत्थर लेकर विरोधी गुट पर पत्थरबाजी कर रही हैं। तो क्या रीवा में जमीन की कीमत इंसान से ज्यादा है? किसी के हाथ में ईंट का टुकड़ा तो कोई पूरी ईंट लेकर ही सामने वाले गुट को निशाना बना रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाने की कोशिश की। इस जवान को देखिए जो उन्मादी भीड़ को शांत करवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भीड़ के बीच में खड़ा है। जवान मामले को शांत करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस का जवान बेबस नजर आया। बाद में पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजकर स्थिति को काबू में किया। दोनों पक्षों ने अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के द्वारा इसमें जो प्राथमिक रूप से कार्रवाई थी वो कर दी गई है, शांति है। साथ ही इसमें एक परिवार मांडो समाज से है, तो उसकी तरफ से हरिजन थाने में भी रिपोर्ट लिखी जा रही है। दूसरा परिवार रजक है, उसमें भी कुछ मांडो परिवार के लोग हैं, तो इस तरह से उसमें कायमी की जा रही है। साथ ही उसमें एक बदमाश टाइप का व्यक्ति, उसके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते भारत में वक्त है यूपी पुलिस की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने की। पुलिस पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी होती है, समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब वही पुलिस गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए तो क्या कहिएगा। बारे में पूछ रहे हो पूरे यूपी पुलिस की भाषा सुनिए। नगवा ब्लॉक के बारे में पूछ रहे हो पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली की हकीकत देखिए। कैसे जोता फाड़ दे। यूपी के सोनभद्र में थाना रायपुर के थाना प्रभारी कमलेश पाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कमलेश पाल जमीन पर अवैध कब्जा रोकने गए थे। एक किसान से जमीन के कब्जे को लेकर बहस हो गई। समझाने की जगह किसान को भद्दी भद्दी गालियां दी। कैसे जोता फाड़ दे। कहा थी कि जोता साहब, इतना बताओ बताइए। कहा थी कि जोता, दिमाग ना खराब हो। कहा थी साहब जोता। बैठाओ उसको, बैठाओ। साहब के यहाँ नहीं जाओगे, कब्जा परिवर्तन नहीं करना, गुंडा बना है। वीडियो के आधार पर आला अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है जिसमें थाना प्रभारी रायपुर के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में मैंने जांच एडिशनल एसपी ऑपरेशन को दी है। उनकी जांच के आधार पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते भारत में वक्त है समाज को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार पर अपडेट का। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार पर कई फिल्में बनी, कई अखबारों में रिपोर्ट छपी है। सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार का सबूत देती रिपोर्ट। घड़ी की टिक टिक की आवाज के साथ गुजरता हर पल सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार का सच करीब ला रहा है। काला स्वेटर, सफेद शर्ट और काली पैंट पहने ये है मध्य प्रदेश के पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर IPS अधिकारी वी मधु कुमार बाबू। तस्वीर में अभी तक सिर्फ वी मधु कुमार दिख रहे हैं। 2 मिनट 13 सेकंड पर पहला पुलिस वाला आता है, लिफाफा देता है। वी मधु कुमार तेजी से लिफाफा उठाते हैं और जांघ के नीचे दबा लेते हैं। इस बीच करीब
3 मिनट 29 सेकंड पर वी मधु कुमार एक जवान से सूटकेस मंगवाते हैं। अपने पास रखे लिफाफे को बड़ी ही फुर्ती से सूटकेस में डाल देते हैं। इसी बीच एक और पुलिस वाला आता है, लिफाफा देता है, पैर छूता है, सलाम ठोकता है और चला जाता है। इसके बाद वी मधु कुमार फिर सूटकेस खोलते हैं, तेजी से लिफाफे पर कुछ लिखते हैं और झटके से सूटकेस बंद कर देते हैं। सब सामान्य लगे इसलिए बार बार पूछते हैं। इस तरह से एक एक कर पुलिस वाले आते हैं, लिफाफा देते हैं और वी मधु कुमार लिफाफे को अपने सूटकेस में रख देते हैं। पूरे कलेक्शन के बाद सूटकेस में कोड लगाते हैं और बाहर चले जाते हैं। सिस्टम के खून में फैले भ्रष्टाचार की पोल खुलता 5.5 मिनट का ये वीडियो 2016 का है। उस दौरान वी मधु कुमार उज्जैन के आईजी थे। दावा है कि गेस्ट हाउस में वी मधु कुमार अपने अधीनस्थों से लिफाफे में पैसे ले रहे थे। वीडियो वायरल हुआ तो परिवहन आयुक्त पद से हटाकर भोपाल पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। पीछे आ रही घड़ी की टिक-टिक की आवाज से लगता है कि कैमरे को घड़ी के पास छिपाया गया था ताकि सच सामने आ सके। तो नमस्ते भारत में अब वक्त है मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे पर आपको अपडेट करने का। जी हाँ, मुंबई कोरोना का संक्रमण वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम नमस्ते भारत में आपको बता रहे हैं, आंकड़े चिंताजनक है। मुंबई में कोरोना 1 लाख का आंकड़ा पार पहुंच गया। हालात मुश्किल है, लेकिन इस दौर में राजनीति जारी है। विपक्ष उद्धव सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही है, तो उद्धव रिकवरी रेट और डबलिंग रेट पर अपनी पीठ थपथपाने में जुटे हुए। महाराष्ट्र में 3 लाख मरीज, अकेले मुंबई में 1,350 मरीज, एक्टिव केस 24,039, मौत 5,650। कोरोना का ये आंकड़ा डराने वाला है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर कैसे मुंबई में कोरोना का आंकड़ा मात्र 129 दिनों में 1 लाख के पार पहुंच गया है। मुंबई में 11 मार्च को कोरोना के पहले मरीज की पुष्टि हुई थी। 8 जून यानी 91 दिन बाद आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा और अगले 40 दिन में कोरोना आंकड़ों में 50,000 की बढ़ोतरी हुई और 19 जुलाई को कोरोना का आंकड़ा 1,350,000 पहुंच गया। आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि मुंबई में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाले इस आंकड़े के बीच महज 2 सकारात्मक बातें नजर आ रही हैं। एक मुंबई का रिकवरी रेट तो दूसरा कोरोना डबलिंग रेट। मुंबई में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 70% है। अगर देश के रिकवरी रेट और मुंबई के रिकवरी रेट की तुलना करें तो रिकवरी रेट 7% ज्यादा है। मेरे हिसाब से आंकड़े सिर्फ एक गणित है, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, बिकॉज रिकवरी रेट हमारा बहुत ही बढ़िया है। दुनिया भर के मुकाबले में हमारा करीबन 80% के करीब रिकवरी रेट है। और अब तो माना है, पूरी वर्ल्ड वाइड प्रेस ने माना हुआ है कि महाराष्ट्र के आंकड़े सबसे सही है। बीएमसी भी इसी रिकवरी रेट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि जनता ये बहुत ही सतर्क सजग है। उन्होंने आज तक हमें साथ दी है, आगे भी देंगे। जैसा धारावी देखा हमने, बहुत सी भीड़ में भी हमने उसके ऊपर विजय पाया है, तो मुझे लगता है हम क्लियर होंगे। विशेषज्ञ भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत ही जल्द में हमने ये टेक ओवर कर दिया था कि काफ़ी जंबो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया था, लोगों की दवाइयाँ बहुत जल्द शुरू हो गई थी। तो अगर आप जल्दी ज़्यादा टेस्ट करोगे, ज़्यादा आइसोलेट करोगे और ज़्यादा पेशेंट्स को बाहर निकाल दोगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से आपकी रिकवरी रेट उतनी बढ़िया हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़े चिंताजनक है और इसी चिंताजनक आंकड़ों पर राजनीति का खेल भी शुरू हो चुका है। आंकड़े की हेराफेरी देखो, जानबूझकर ठाकरे सरकार टेस्टिंग नहीं करवाती है। मुंबई में कम से कम 10,000 टेस्ट होनी चाहिए, उसके बदले में सिर्फ 5,000 टेस्ट हो रही है। 22% पॉजिटिविटी रेशियो है। हमें डर है आने वाले कुछ सप्ताह में मुंबई के बाहर और ग्रामीण भाग में कोरोना फैल जाएगा। नहीं, एक तो ना आंकड़े में झोल नहीं होता है कभी भी। जो प्राइवेट में टेस्टिंग होती है उसी दिन देते हैं, तो हमारा आंकड़ा उसके ऊपर मैच होता है। प्राइवेट में करने के बाद 3-4 दिन में देता है, तो हमें भी बहुत कम रहता है। छुपाने का जरूरत ही नहीं। आंकड़े कौन लगाते उनको मालूम कैसा आंकड़ा लगाना है। हम आंकड़े नहीं लगाते, हम आंकड़ा संख्या कम करते हैं। आंकड़ा बिकड़ा मुझे नहीं मालूम। भारत में आप जान लीजिए आपके शहर में आज मौसम का हाल क्या रहने वाला है। आपके राज्य में आज मौसम कैसा रहने वाला है? मौसम विभाग का अनुमान है कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश हो सकती है।
तटीय इलाकों और तटीय केरल में भी भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों के लिए अगले 3 दिन तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल तटीय इलाकों में भी भारी बारिश का अंदेशा है। तो कहाँ हल्की बारिश होगी, कहाँ भारी बारिश होगी, आपके सामने। स्वास्थ्य भारत में अब वक्त है कोरोना से बचाने वाली टेक्नोलॉजी पर आपको अपडेट देने का। ऐसा उपकरण जिसका महत्व कोरोना ने ऐसा बढ़ाया है जिसे खरीदने के लिए दुकानों में लोगों का तांता लगा रहता है। बहुत संभव विकास की हमारे दर्शक जो ये खबर देख रहे हैं उनके घर में ये उपकरण मौजूद हो। एबीपी न्यूज ने ऐसे कई लोगों से बात की जिन्होंने इस उपकरण को इस्तेमाल किया है। अब उनका अनुभव आपके सामने हम चाहते हैं कि शेयर करें ताकि आप अपनों के साथ शेयर करें। छोटी सी मशीन जो बिना किसी दर्द और टाइम लगे आपको शरीर में मौजूद ऑक्सीजन और पल्स रेट की जानकारी पल भर में दे सकती है। तस्वीरों में दिख रही ये मशीन ऑक्सीमीटर है। इस्तेमाल करने में बिल्कुल सरल, नतीजा संतोषजनक और रीडिंग आपके स्क्रीन पर। वीकली 2 से 3 की डिमांड थी। अब जो है जब से कोरोना चला हुआ है उसके बाद हर 10वां% पल्स ऑक्सीमीटर का आता है। डॉक्टर भी अब ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जिनको भी पल्स की प्रॉब्लम है, जिसको भी सांस की प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी यूज़ करा जा रहा है, थर्मामीटर भी और ये पल्स ऑक्सीमीटर भी। अपना खुद का सुरक्षा कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कितना है और हमारा पल्स रेट क्या है। तो जैसे पहले हम थर्मामीटर रखते थे, अब हम हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ऑक्सीमीटर भी हमारे साथ है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा कोरोना पर निगरानी का महत्वपूर्ण जरिया है। ऑक्सीजन का स्तर सही है तो चिंता की बात नहीं है। घर में रहकर कोरोना का इलाज कर रहे लोगों के लिए ये मशीन वरदान है। मोर देन 80% केसेस माइल्ड होते हैं जिनका इलाज घर पे ही हो सकता है। और अगर आप घर पे रहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके पास पल्स चेक करने का, ऑक्सीजन चेक करने का, बीपी चेक करने के डिवाइसेस हों जिससे आप अपनी सेहत को मॉनिटर कर सकते हैं और जब भी जरूरत हो या इमरजेंसी हो तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। डॉक्टर और बाजार के इस दावे की पुष्टि हमें एक वीडियो भेजकर उमेश ने की, जो घर में रहकर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। अपने में रखे कोई पॉजिटिव हो या ना हो, ये बहुत ही जरूरी चीज है। इससे हम अपना ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट नाप सकते हैं, जिससे कि कभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो सबसे पहले हम अपनी ऑक्सीजन ही नापें। ऑक्सीमीटर से आसानी से आप अपने घर पर अपना पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं और यही वजह है कि मार्केट में ऑक्सीमीटर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और अब ऑक्सीमीटर घर के फर्स्ट एड बॉक्स का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। कांग्रेस चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर पीएम से 5 सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारे 5 सवाल हैं। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई हमारी सीमा के अंदर ना है, ना किसी ने घुसपैठ कर रखी। अब 17 और 18 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद क्या प्रधानमंत्री जी के बयान की झूठ साबित नहीं होती? क्या उन्होंने सर्वदलीय बैठक को गुमराह किया था? जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये कहते हैं कि चीन और भारत वार्ता का हल निकलने की कोई गारंटी नहीं, तो क्या मोदी सरकार ने ये मान लिया है कि चीन भारतीय सरजमी से कब्जा नहीं छोड़ेगा? और अगर नहीं छोड़ेगा तो रास्ता क्या है? क्या ये सही है कि चीन ने डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में अपना कब्जा कर रखा है और सैन्य निर्माण कर रहा है? अगर ये सही है तो मोदी सरकार की भारत की सरजमी से उनका कब्जा छुड़वाने और चीन की सीमा को पीछे धकेलने को रणनीति क्या है? क्या चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कब्जा कर रखा है? किस प्रकार से हमारी सेना और हमारी सरकार चीन को 8 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार धकेलेगी? क्या मोदी जी बताएंगे? और मई 2020 से पहले की यथास्थिति यानी स्टेटस को एंटी कैसे बनेगी? देश इस बात का जवाब मांगता है। भारत में वक्त है पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर पर अपडेट देने का। उत्तरी दिनाजपुर में कल हिंसा भड़क उठी। लोग एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या का यहां विरोध कर रहे थे। जी हां, बीजेपी का कहना है कि बंगाल अपराध का अड्डा बन चुका।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में रविवार को लोग भड़क गए और पुलिस के वाहनों को आग लगा दी। ये लोग कालाघाट इलाके में एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप कर हत्या किए जाने का विरोध कर रहे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग पीड़ित को इंसाफ की मांग कर रहे थे। तभी अचानक प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन पर पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हिंसा पर उतारू भीड़ को तितर बितर किया। बीजेपी ने भी इस घटना के विरोध में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल अपराध का अड्डा बन गया है। सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर गौतम देव ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जांच हो रही है और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरें अचानक बढ़ गई हैं। 13 जुलाई को पश्चिम बंगाल की हेमताबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव फंदे से लटकता मिला था। बीजेपी का कहना है कि पहले विधायक की हत्या की गई, फिर उनकी लाश को लटका दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार इसे आत्महत्या बता रही है, वहीं बीजेपी इसे हत्या बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नमस्ते भारत में अब जान लीजिए हमारी खास सीरीज शहर नई जिंदगी में आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। क्या ये कि कोरोना काल में आपके शहर की जिंदगी कितनी बदल गई है। और आज की रिपोर्ट हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली से हमारी सहयोगी सुरभि काक का अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी इसे समझिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। ऑटो रिक्शा में सवारी और ड्राइवर के बीच प्लास्टिक का पर्दा, कैब में बैठने से पहले हाथों का शुद्धिकरण, ये कोरोना का बदलाव है जो रक्षा करते हैं और सतर्क भी बनाते हैं। समझिए कोरोना से पहले और बाद का फर्क। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, पहली प्राइवेट कैब और दूसरी ऑटो रिक्शा की। ड्राइवर अपनी सवारी के लिए पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। इस कहानी को दिल्ली की सड़कों से लेकर आई है सुरभि काक। यहाँ पर ये इनका जो पाउच है उसके अंदर इन्होंने डिसइंफेक्टेंट रखा हुआ है। राहुल जी जो है, हम भी जब ऑटो में बैठे तो उससे पहले उन्होंने ऑटो को डिसइंफेक्ट करा था और उसी के साथ साथ इनके पास अपना हैंड सैनिटाइजर भी है और मास्क भी इन्होंने पहना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि शहर तो वही है लेकिन जिंदगियां पूरी तरीके से अब बदल गई हैं। यात्रा करने की छूट तो मिली है पर हालात पहले जैसे नहीं है कि ऑटो या कैब को रोका और बैठ गए। सावधानी अब सवारी और ड्राइवर दोनों की जिम्मेदारी है। ये मैम साफ गाड़ी का साफ सुथरा किए, कंपनी ने हमें डिसइंफेक्टेंट दिए, सैनिटाइजर दिए, उसी हिसाब से जैसे वो कंपनी बोली है वैसे हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। सफाई जैसे सफाई है, डिसइंफेक्टेंट करना है, सैनिटाइजर करना है, वैसे करके हम चल रहे हैं धीरे। तो ऑटो में तो एक चीज़ अच्छी है कि अगर सिंगल अगर हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 लोगों से ज़्यादा तो ऑटो में सफ़र करना भी नहीं चाहिए किसी को। कोरोना काल में बदलते शहरों पर अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाती है जो सच में आपदा को अवसर में बदलने का एक सटीक उदाहरण है। कहानी एक शौकिया चित्रकार की है जिनकी तमन्ना थी कि अपने चित्रों की प्रदर्शनी वो लगाएं, पर ये हो नहीं पाया। पर कोरोना ने ये मुमकिन कर दिया। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली वो आर्ट गैलरी की जो कोरोना काल से पहले हुआ करती थी, जहां हाथ से बनी पेंटिंग्स, तस्वीरें और पुरानी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगती थी। अब दूसरी तस्वीर दिल्ली की अनुसुईया शर्मा की, जिन्होंने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अपनी पेंटिंग्स की ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाने का विचार किया है। तो 3 महीने लॉकडाउन रहा तो जिसकी वजह से सब बहुत बैडली इफेक्ट हो गई हमारी कंट्री, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू, हमें निकलना होगा, हमें काम भी करना होगा, तो सब धीरे धीरे। तो इसमें ये जो वर्चुअल गैलरी है ये बहुत हेल्प करती है। लोगों से भरी आर्ट प्रदर्शनी के लिए गैलरी बुक करनी होती थी। गैलरी की मोटी फीस होती थी। प्रदर्शनी के प्रचार के प्रयास में भी खर्च होता था, फिर मेहमानों के स्वागत में भी खर्च होता था। तब जाकर लोग एयर कंडीशनर गैलरी में पहुंचते और घूम घूम कर प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अब कोरोना काल ने ऐसा बदला कि लोग सामाजिक जगहों पर जाने से घबरा रहे हैं और ये बंद भी है, पर कला के लिए उनकी चाहत बरकरार है। इसी पाबंदी, दूरी और चाहत ने अनुसुईया जैसे कलाकारों को मौका दिया कि वो कम संसाधनों में भी अपनी कला को लोगों के बीच ले जा सके। इसके लिए आपदा अवसर बन गई। अब नहीं गैदरिंग्स हो सकती, 25 से 30 लोग एक कमरे में अलाउड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पेंटर्स क्या करेंगे जिनकी रोजमर्रा की लाइफ, उनकी अर्निंग, उनका ब्रेड एंड बटर इससे ही जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे?
सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बून है उनके लिए। दिल्ली की अनुसुईया शर्मा पेशे से शिक्षिका है। स्क्रीन पर दिख रहे देवी देवताओं के चित्र, प्राकृतिक दृश्य और दीवारों पर लगने वाले वॉलपेपर को अनुसुईया ने खुद बनाया है और चाहती है कि उनकी पेंटिंग्स घर घर पहुंचे। मैं टीचर हूँ, मैंने बीएड की हुई है, बट बिकॉज मेरा पैशन रहा है, मैंने अभी तक कोई भी पेंटिंग्स बनाना एज सच कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं सीखा है, बट बिकॉज मेरा ये थ्रू आउट पैशन रहा है, अपने आप ही मैं कहीं सीखती रहती हूँ कैसे भी करके। कोरोना की पाबंदियां ना होती तो शायद अनुसुईया अपनी चित्र प्रदर्शनी लगाने की सोचती भी, पर डिजिटल चित्र प्रदर्शनी उनका सच है। नमस्ते भारत में आप हमारी स्पेशल सीरीज शहर वही जिंदगी नहीं देख रहे हैं, जिसमें हम आपको कोरोना काल में किस तरीके से जिंदगी और शहर बदल रहे हैं ये दिखा रहे हैं। 1 जुलाई को हमने बताया था कि ज्वेलरी शॉप में आपको किन बदलावों के लिए तैयार होना है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि तैयारी गहनों से संक्रमण न फैले, ये बात कैसे सुनिश्चित की जा रही है। नमस्ते भारत के दर्शकों के लिए साथी रेणु चौधरी का अनुभव है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपनों के साथ शेयर करें। तस्वीरें हैं मुंबई में जोगेश्वरी इलाके के डायमंड्स कारखाने की, जहां सोने चांदी से लेकर हीरो को गहनों के आकार में ढालते कारीगर आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से भरे इस कारखाने में एक और मशीन शामिल हो गई है, मशीन जो गहनों को कोरोना के कीटाणुओं से मुक्त करेगी। हमने ध्यान रखा है कि हर एक कोई भी जर्म्स है या ऐसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का कोई भी इन्फेक्शन है वो यही स्टेज पे मारा जाए, तो हमारे कोई भी कस्टमर को ये प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। और संक्रमण से बचाव के लिए दुकानों में सुरक्षा तो आपने देखी होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर सामान की सुरक्षा का इंतजाम समझिए। एक अल्ट्रावायलेट मशीन है जो गहनों को कोरोना संक्रमण मुक्त करेगी। कारीगर चेहरे पर मास्क पहने हैं। ये स्टेरिलाइजेशन मशीन लाए है जो यूवीसी रेज का है, जो हर एक कीटाणु को किल करता है, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयज की सेफ्टी और हमारे कस्टमर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक ज्वेलरी जो भी आता है, गोल्ड आता है, डायमंड्स आता है, पहले फैक्ट्री में वो सैनिटाइज होते हैं, फिर जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाए तब फिर वापस हम रीसैनिटाइजेशन करते हैं और फिर हमारे कस्टमर्स को हम वो डिलीवर कर रहे हैं। व्यापार, रोजगार और ग्राहक के विषाणु रहित होने के संतोष में समन्वय कितना मुश्किल और चुनौती भरा है, समझिए इसे। सैनिटाइजेशन करने के बाद हमारा जो पैकेजिंग भी है, जैसे कि बॉक्सेस है और जो भी दूसरा आइटम्स है, बैग्स है, वो सब हम सैनिटाइज कर रहे हैं और स्टरलाइज करके फिर हमारे कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं। अपने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए अब जो कई कारखाने हैं, कई कंपनियां हैं, इस तरीके से जो मशीनें हैं वो अब अपने कारखानों में ला रही हैं ताकि जो कोरोना का गहराता संक्रमण है उसे रोका जा सके और जो कस्टमर्स हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। कैमरा पर्सन तम कटियार के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखते रहिए एबीपी न्यूज, शहर वही जिंदगी नई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने जा रहे हैं। नमस्ते भारत में अब वक्त है 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर अपडेट का। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। एबीपी न्यूज के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो हम आपके लिए लेकर आए। यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास है, जिसके मुताबिक 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हुई हैं। दाहिने कंधे से 1 गोली, जबकि 2 और गोलियां बाएं सीने से आर पार हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विकास के शरीर पर कुल 10 जगह जख्म के निशान हैं। शरीर के दाहिने हिस्से में सिर, कोहनी, पसली और पेट में चोटें हैं। सिर पर हल्का जख्म और सूजन थी। पेट और पसली में गहरी चोटें मिली हैं। रिपोर्ट में ब्लैकनिंग रेंज का जिक्र नहीं है, यानी ये पता नहीं चल पाया कि गोली कितनी दूर से चली है। विकास का एसटीएफ ने 10 जुलाई को कानपुर के बर्रा इलाके में एनकाउंटर किया था। एसटीएफ ने दावा किया था कि कानपुर के बर्रा में एसटीएफ की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। इस दौरान विकास हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में विकास मारा गया। एनकाउंटर वाली पुलिस की ये थ्योरी सवालों में है। भारत में अब जान लीजिए जलियांवाला बाग की फोटो गैलरी विवाद पर अपडेट क्या है। जी हां, जलियांवाला बाग में हाल ही में दरअसल एक नई फोटो गैलरी बनाई गई है, लेकिन गैलरी में लगी एक तस्वीर पर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया। क्या है पूरा विवाद, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए।
अमृतसर के जलियांवाला बाग की फोटो गैलरी में महिलाओं की इन 2 अर्धनग्न तस्वीरों पर विवाद हो गया है। नई फोटो गैलरी में ये तस्वीरें उस हिस्से में लगी हैं जहां पंजाब के अब तक के इतिहास की जानकारी दी गई है। तस्वीरों पर आपत्ति जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्व कम्बोज समाज ने पीएम मोदी को खत लिखा। शहीदों और गुरुओं के साथ ऐसी तस्वीरें लगाने पर ऐतराज जताया। पत्र में मुख्य प्रवेश द्वार पर शहीद उधम सिंह की मूर्ति के सामने टिकट काउंटर बनाने पर भी आपत्ति जताई गई। जलियांवाला बाग में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम विवाद पर बोलने से बचते दिखे, लेकिन बात आगे पहुंचाने का आश्वासन दिया। कितना काम चल रहा है, कितना उसके बारे में देखने आए थे। बाकी अगर कोई भी आपको फोटोज पे कोई भी बयान चाहिए तो उच्च अधिकारियों से आप बात कर सकते हैं। नमस्ते भारत में अब वक्त है आपको एक ऐसे अपराध के बारे में अपडेट देने का जो समाज में हर रोज घट रहा है, लेकिन हम अपराधी को हमेशा इसलिए अलग नजरिए से देखते हैं क्योंकि अपराध करने वाली एक महिला होती है। निजी रिश्तों की तल्खियों में अक्सर महिलाएं दूसरी महिला या अपने पति या प्रेमी पर हिंसक होते देखी जाती है, पर इसे हल्के में लिया जाता है। पुलिस, कानून और समाज भी ऐसी हिंसा पर सक्रिय नहीं होता। हिंसक महिला को पीड़ित समझ टाल दिया जाता है। देखिए, ये खबर किसी भी हाल में महिला विरोधी नहीं है, ये खबर सच के साथ है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ है। इसका नतीजा एक महिला की जिंदगी पर अब भारी पड़ने लगा है। उसकी पूरा परिवार पूरी उम्र के लिए अपराध बोध का शिकार हो गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में चरोद आदर्श नगर में ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ केवी अरुण के घर के बाहर जमा है। भीड़ के बीच खड़े ये शख्स केवी अरुण है, जिनकी पत्नी सुखविंदर अब इस दुनिया में नहीं रही। वजह आप केवी अरुण से खुद सुनिए। बाथरूम जाने के लिए जब गेट को खोला देखता हूँ तो वो किचन में सुसाइड कर ली है। ये हैं आरोपी डीएसपी अनामिका जैन, जो अमलेश्वर के CAF में तैनात है। तस्वीरों में दिख रहे ये व्यक्ति अनामिका जैन के पति हैं। अनामिका का दावा है कि इनके पति और दुनिया छोड़ गई महिला के बीच रिश्ते थे, जिन पर उन्हें आपत्ति थी। अनामिका श्रीवास्तव बोल रही है कि जैन कि उसका हस्बैंड कमल श्रीवास्तव के साथ में उसका अवैध संबंध है करके। यह हमारे समाज की विडंबना है कि कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी जिस पर है वही कानून तोड़ता है और उस पर फौरन कार्रवाई नहीं होती। सुखविंदर मामले में भी डीएसपी अनामिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हारकर परिवार वाले सुखविंदर का पार्थिव शरीर लेकर थाने पहुंच गए, जिसके बाद डीएसपी अनामिका जैन और उसकी सहेली के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। महिला है अनामिका जैन एवं उसकी सहेली, इनके विरुद्ध उन्होंने शिकायत किया कि इसके प्रताड़ना एवं गाली गलौज मारपीट के कारण महिला ने आत्महत्या की है फांसी लगाकर। इस प्रकरण में अपराध दर्ज किया जा रहा है और विवेचना की जाएगी। उसके पश्चात जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से आरोपी डीएसपी फरार है और उन्होंने अपना फोन भी बंद कर रखा है। लेकिन सवाल ये है कि महिला डीएसपी को यह अधिकार किसने दिया कि वो रिश्तों की समस्या में कानून अपने हाथ में इस तरह लें कि किसी को अपनी जिंदगी ही छोड़नी पड़े। देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 लाख से पार पहुंच गया है। ये सुबह ही नमस्ते भारत ने आपको ताकीद किया था। आपको बता दें कि ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि आज आंकड़े 11 लाख को पार कर जाएंगे और वैसा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 40,000 रिकॉर्ड केस एक दिन में दर्ज किए गए हैं। 40,425 मामले, कल ही 38,000 मामले एक साथ सामने आए थे और आज ये आंकड़ा 24 घंटे का 40,425 है। कोरोना काल में अब तक के संक्रमण के 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। 40,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 681 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस लिहाज से भी ये हो जाती है क्योंकि 40,425 केस आज से पहले कभी भी एक दिन में नहीं आए। इसकी बहुत बड़ी वजह बहुत बड़े स्तर पर टेस्ट होना भी है।
तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 681 लोगों की मौत हो गई। नमस्ते भारत में आप जान लीजिए तिरुपति एयरपोर्ट हादसे पर बड़ा अपडेट। तिरुपति के दरअसल रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, जिसने भी तस्वीर देखी हैरान रह गया। सूझबूझ और सही फैसले से ये हादसा टल पाया, नहीं तो अनर्थ हो जाता और बड़ी घटना सामने आ जाती। रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त फायर इंजन की ये तस्वीरें हैं तिरुपति के रेनीगुंटा एयरपोर्ट की। यह हादसा हैदराबाद से 40 यात्रियों को ला रहे इंडिगो विमान की लैंडिंग से ठीक पहले हुआ। लैंडिंग के लिए तैयार इंडिगो का विमान हवा में चक्कर काटता रहा। आखिर में विमान को बेंगलुरु जाना पड़ा। हादसा उस वक्त हुआ जब फायर इंजन रनवे के निरीक्षण के लिए गया था। घटना की जांच शुरू हो चुकी है। शुरुआती जांच में फायर इंजन चालक की लापरवाही सामने आई है। किसी भी विमान की लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट अधिकारी और फायर इंजन के कर्मचारी रनवे का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद ही विमान को लैंडिंग की इजाजत मिलती है।